वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो तुगलक वंश की आज हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश का जो टाइम है वो कब से कब तक है। दिल्ली सल्तनत की हम बात करने हैं तो तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद में आता है। ये 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। 1320 से 1414 एडी तक तुगलक वंश ने शासन किया। इसके संस्थापक थे ग्यासुद्दीन तुगलक, जिनकी हम बात करेंगे ग्यासुद्दीन तुगलक की। 1320 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश के सबसे आखिरी के जो शासक थे वो थे नसरुद्दीन खुसरो शाह, जिनकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना करते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश की। इस वंश ने 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया और तुगलक वंश ने जो है 94 वर्षों तक राज किया। 94 वर्षों तक ये वंश रहा। दिल्ली सल्तनत का इस काल में बहुत ज़्यादा चरम विस्तार हुआ व विघटन दोनों। पहले विस्तार हुआ और फिर बाद में इस वंश का पतन होता चला गया। तो देखते हैं इसके प्रमुख शासक जो कि ग्यासुद्दीन तुगलक शाह थे, जिन्होंने 1320 से 1325 ईस्वी तक तुगलक वंश पर शासन किया। ये तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, जिन्हें कहा जाता है, तुगलक वंश के संस्थापक थे। यह वंश कराना तुर्क के वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था। कराना तुर्क, क्योंकि ग्यासुद्दीन तुगलक का पिता कराना तुर्क था। ग्यासुद्दीन का उत्कर्ष कैसे हुआ? गाजी मलिक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी माता पंजाब की एक जाट महिला थी। तो ग्यासुद्दीन तुगलक की जो माँ थी वो जाट महिला थी, ये आप सभी याद रखेंगे। इनकी माता जो है हिंदू थी। पिता जो है बलबन का तुर्की दास था। पिता जो थे इनके बलबन जो हैं उनके तुर्की दास रहे हैं। गाजी मलिक अपनी योग्यता एवं कठिन परिश्रम के कारण, कठिन मेहनत के कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले सैन्य अभियानों का अध्यक्ष और दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मंगोलों को पराजित करने के कारण ग्यासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने मंगोलों को हरा दिया था उसके बाद इन्होंने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी, इसलिए इनका नाम मलिक उल गाजी भी है। 3 सितंबर 1320 ईस्वी को 1320 एडी को ग्यासुद्दीन तुगलक जो है गद्दी पर बैठे। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी, काफिरों का घातक की उपाधि धारण की। गाजी का जो मीनिंग होता है वो होता है काफिरों का घातक। तो ये उपाधि इन्होंने धारण की थी। ग्यासुद्दीन तुगलक के सामने जो कठिनाइयाँ थी, जो चुनौतियाँ थी, जब वे गद्दी पर बैठे, ये देख लेते हैं क्या थी। शासनकाल के प्रारंभिक समय में ग्यासुद्दीन तुगलक के सामने कई चुनौतियां थी। प्रांतों में विद्रोह हो रहे थे और बंगाल और सिंध पर नामात्र का शासन रह गया था। प्रांतों में जो है विद्रोह शुरू हो गए थे और जो पंजाब और सिंध है उसमें नामात्र के ही शासक थे, तथा गुजरात के क्षेत्रों में भी विद्रोह जारी था। राजपूत शासक अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए थे, जबकि दक्षिण के राज्यों में अशांति और उपद्रव का वातावरण व्याप्त था। इसके पहले के शासक, पूर्व खिलजी शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा अमीरों और उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए राजकोष खाली कर दिया गया था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने अमीरों को खुश करने के लिए सारा पैसा उन्हें दे दिया, जिससे कि राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। राजकोष रिक्त हो गया तो पैसे की स्थिति, पैसे का संकट जो है उनके सामने आया। ग्यासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले सामंतों से अपनी सत्ता की पुष्टि करवाई और उलेमाओं से इन सभी समस्या को समाप्त करने के लिए समर्थन मांगा, जिन्होंने ग्यासुद्दीन के शासक बनने का समर्थन किया। इस तरह ग्यासुद्दीन की सत्ता को वैधानिक स्वीकृति मिली और उसकी सत्ता जो है मजबूत हो गई। लेकिन इससे सामंतों और उलेमाओं की शक्ति में भी वृद्धि हो गई। निरंकुश राजतंत्र की परंपरा जो है अब कमजोर होती चली गई थी, जो पहले से विद्यमान थी पूर्ववर्ती शासकों से। निरंकुश राजतंत्र अब नहीं रहा था जो बलबन के टाइम पर था। ग्यासुद्दीन ने सत्ता की वैधानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद
सबसे पहले विद्रोह पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय किए। जो जहाँ पर प्रांतों में, कुछ सामंती क्षेत्रों में जो विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे, उन पर इन्होंने काबू पाने के लिए कुछ प्रयास किए। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया। इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था तुगलकाबाद। वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ भी इसके मकबरे के निर्माण से हुआ है। जब इन्होंने मकबरा बनाया था, इनका जो मकबरा बना है, तो तुगलक शैली का इसकी स्टार्टिंग भी इनके मकबरे से हुई थी और तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख सैन्य अभियान देख लेते हैं क्या थे। 1321 AD में 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने जोना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक है, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बनेंगे, जोना खां को तेलंगाना, जो कि वारंगल है, के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा था। जोना खां अपने पहले वारंगल अभियान में असफल रहे थे, वो जीत नहीं पाए थे, असफल हो गए थे। तो 1322 और 23 में जोना खां ने वारंगल पर दोबारा से अभियान किया और इसमें वो सफल हो गए। इस बार ये अपने दूसरे अभियान में जीत जाते हैं। वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, वारंगल को हिस्सा बना लिया गया दिल्ली सल्तनत का। तेलंगाना वारंगल पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इसका नाम बदलकर इन्होंने सुल्तानपुर रखा और साथ ही इसमें कई प्रशासनिक भागों में बांट दिया गया। 1324 ईस्वी में स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की और उसे जीतकर भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बंगाल को जीता और दिल्ली सल्तनत में मिला लेते हैं। बंगाल विजय से लौटते समय उसने उत्तरी बिहार के क्षेत्र मिथिला के हरि सिंह देव को हराया और तिरुहत के क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह सबसे पहला अवसर था उनके पास जब तुर्कों का साम्राज्य विस्तार उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गया था। उत्तरी बिहार तक तुर्कों का साम्राज्य फैल गया था। जोना खां ने अपना दूसरा अभियान 1324 ईस्वी में जाजनगर, जो कि उड़ीसा है, उस पर किया और वहां के शासक उस टाइम पर भानुदेव सेकंड थे। इस युद्ध में जाजनगर का शासक पराजित हो जाता है और जोना खां को बहुत सारी मात्रा में धन प्राप्त हो जाता है। तो ये थे इनके अभियान। अब देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के सुधार क्या थे, क्या सुधार इन्होंने किए हैं। गयासुद्दीन के काल में राज्य की वित्तीय स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। राज्य की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए इन्होंने कुछ लगान व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। गयासुद्दीन ने अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही कठोरता को थोड़ा कम कर दिया। उसने मध्यस्थ भूमिपति, जो कि खुद मुकद्दम चौधरी थे, उनके अधिकार दोबारा से वापस कर दिए और लगान की दर में परिवर्तन किया। जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मुकद्दम चौधरी के जो अधिकार थे वो छीन लिए थे, तो इन्होंने क्या किया, उन्हीं को वापस कर दिया। रैयतों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 और 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाने लगा। इसके अलावा उसने आदेश दिया कि 1 वर्ष में इक्ता, जो कि प्रांत या सूबा था, के राजस्व में 1/10 से 1/11% से अधिक वृद्धि नहीं हो सकती। अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ कर दिया जाए। इन्होंने अकाल की स्थिति में भूमि से टैक्स लेना बंद कर दिया। कर सुधारों के अंतर्गत इक्तादारों द्वारा फवाजिल, जो कि एक अतिरिक्त कर था, केंद्रीय कोष में जमा करने के उपाय किए गए। गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य संगठन की कार्यकुशलता को बनाए रखा, क्योंकि उसने दाग, जो कि घोड़ों पर मोहर लगती थी, हुलिया, जो कि सैनिकों का चेहरा पहचानने का काम था, की पद्धति को भी व्यवस्थित ढंग से लागू रखा। ये दोनों प्रथाएं इन्होंने चालू रखी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापस लौटते समय गयासुद्दीन की अगवानी के लिए दिल्ली के समीप अफगानपुर में उसके पुत्र जोना खां द्वारा स्वागत के लिए लकड़ी का एक भवन बनाया गया था। जब मंडप के नीचे सुल्तान के स्वागत का जश्न मनाया जा रहा था, तभी अचानक हाथियों के आ जाने से वो मंडप गिर जाता है और मलबे के नीचे दबकर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो है मर जाते हैं। राजकुमार महमूद खां व और भी अन्य व्यक्ति थे उनके साथ, वो भी मर जाते हैं। तो इस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। जबकि कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि ये जोना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनके द्वारा रची हुई एक साजिश थी, लेकिन इतिहासकार कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने गयासुद्दीन तुगलक के अभियान, उनका प्रशासन, इन सभी तथ्यों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।